बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टर्स एल्गोरिदम की बात शुरू की थी, थोड़ी सी उस पर डिस्कशन शुरू की थी। और डिस्कशन से पहले हमने थोड़ी सी बात ये की थी कि जो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट किया था वो ये था कि डाइजेस्टर्स एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व करेगा। और वो जो 4 वेरिएशंस मैंने आपके सामने बयान किए थे उसमें अगर मैं आपको ज़रा क्विकली उसका जो है ना एक ग्लांस दे दूं तो वो क्या थे 4 वेरिएशन। सबसे पहले जो था वो था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ये है कि एक सोर्स आप फिक्स कर लें और उससे तमाम बकिया डेस्टिनेशंस जो पॉसिबल हैं इस ग्राफ में उन सब का शॉर्टेस्ट पाथ आप मुझे निकाल के दें इस एक सोर्स से, जितने भी इससे वर्टिसेस बकिया रीचेबल हैं। फिर दूसरा वेरिएशन हमने पढ़ा था सिंगल यानी शॉर्टेस्ट पाथ का, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। और वो क्या था कि जो है तमाम जो हमारे डेस्टिनेशन यानी एक डेस्टिनेशन आप फिक्स कर लें, मिसाल के तौर पे ये डेस्टिनेशन है और इस डेस्टिनेशन से जितने भी सोर्सेज मुमकिन हो सकती हैं, यानी इससे जनाब आप ये सोर्स लेके भी इस डेस्टिनेशन तक आ सकते हैं, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक वाया मुख्तलिफ पाथ्स आ सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है। ये सोर्स आप मिसाल ले लेते हैं, ये सोर्स ले लें, इससे कौन से पाथ्स हैं मुख्तलिफ जिनके ज़रिए आप आ सकते हैं इस डेस्टिनेशन तक। तो ये हमारा जो है ना एक दूसरा जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ का फ्लेवर हुआ। तीसरा फ्लेवर जो हमने पढ़ा था दैट वाज सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। सिंगल पेयर हमने कहा था कि कोई सा पेयर पकड़ लें आप, मिसाल के तौर पे आप इस ग्राफ में कहते हैं कि H और C के दरमियान ये एक पेयर है दो वर्टिसेस का और इसमें मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताएं। तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है ज़ाहिरी बात है वो जो है ज़ाहिर है C और H के दरमियान लॉट्स ऑफ पाथ एग्जिस्ट करते हैं और जो है एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ गए, इसके ज़रिए गए, इसके ज़रिए गए, तो उसमें जो भी शॉर्टेस्ट है वो आप मुझे बताएं। तो ये एक जो है हमारे पास जो है था जो है हमारे पास जो था सिंगल पेयर जो है शॉर्टेस्ट पाथ की डेफिनेशन थी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था चौथा जो है ना फ्लेवर इसका दैट वाज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ये था कि आप तमाम पॉसिबल जो पेयर्स हैं, यानी एक ये पेयर है, इसी तरह एक ये पेयर है, इसी तरह बी का फिर आप एफ के साथ पेयर बना लें, जितने मुमकिन है इस ग्राफ में पेयर्स बनते हैं उन सब का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे बताएं। और फिर अगर आपको याद हो तो अच्छा खासा टाइम मैंने इस पर वेस्ट किया था पिछले लेक्चर में कि इन सब के लिए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम अगर आप लिख लें और उसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना प्री प्रोसेसिंग कर लें, यानी उसके ऊपर थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम लिख लें शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर, तो इन बकिया तीनों फ्लेवर्स का एल्गोरिथम भी आसानी से लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम बखूबी एक अच्छा एल्गोरिथम लिख सकते हैं तो आप बकिया 3 फ्लेवर्स के लिए भी इट मीन्स के एल्गोरिथम एक किस्म का लिख सकते हैं, या ऑलमोस्ट समझें कि लिख सके हैं, लिख चुके हैं, एक समझें कि आपने बना लिया है। सिर्फ ये है कि उन फ्लेवर्स के लिए थोड़ी सी आपको प्री प्रोसेसिंग शुरू में करनी पड़ेगी, उसका छोटा सा आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा एंड जो है ना बकिया प्रॉब्लम आपका ऑलमोस्ट सॉल्व है। अब हम आए थे फिर इसके बाद डाइजेस्टर्स एल्गोरिथम पे। तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम की भी ब्यूटी यही है कि वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब इस कहने का ये है कि हमने कहा था ये नेटवर्क में भी बहुत यूज़ होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपका आज भी बड़ा पॉपुलर एल्गोरिथम है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स में बहुत जो है ना फेमस है, यूज़ होता है। और जो है ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है और इसी को एल्गोरिथम को जो है ना आप थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग के साथ बकिया 3 फ्लेवर्स के लिए भी यानी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अलबत्ता चूंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एल्गोरिथम्स में से है, बहुत जो है ना पुराने एल्गोरिथम्स में से है रिलेटिवली,
तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और दो बुनियादी लिमिटेशंस हमने बयान की थी पिछले लेक्चर में। वो ये थी कि एक तो ये नेगेटिव एजेस को नहीं एंटरटेन करता, यानी नेगेटिव एजेस अलाउ नहीं करता। वेट्स आर नॉन नेगेटिव, यानी आपके जो कोई सी दो वर्टिसेस u v होंगे तो उनका वेट जो होगा ना, दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी आइदर 0 या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव एज के जो वेट्स हैं इनको ये अलाउ नहीं करता, सिर्फ 0 और पॉजिटिव वेट्स जो है ना वो अलाउड हैं इसमें, ठीक है जी। एंड सेम अप्लाइज कि हमने फिर बात इस पर कंक्लूड की थी कि फिर जब नेगेटिव वेज अलाउ नहीं करता तो फिर नेगेटिव साइकिल्स भी अलाउ नहीं करता। और नेगेटिव साइकिल भी मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, आखिरी जो बात हमने कंक्लूड की थी। एक ऐसे साइकिल को नेगेटिव साइकिल कहा जाता है कि अगर आप उसके एक साइकिल के एक पॉइंट से शुरू हों, मिसाल के तौर पे ये एक यहाँ से ऐसे चलें तो ये एक साइकिल आपका पूरा हो जाता है यहाँ से, इस पॉइंट से, जो इसके अंदर भी दिखाया हुआ है इसने ऐसे ये एरो से। तो इसके अगर आप जमा करें इसके वेट को तो 2 -8, यानी ये 2 फिर -8 फिर +1 ये वाला और फिर +4 करें तो इससे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है जी। तो यानी एक दफ़ा जब आप इसमें घूमेंगे तो इस वर्टेक्स पे आपको -1 मिलेगा। जब एक दफ़ा और घूम के आएंगे तो एक और -1 मिलेगा, तो ये -2 हो जाएगा। एक और दफ़ा घूम के आएंगे तो -3 मिलेगा, तो ये आपको ब्लफ करेगा, ये धोखा देगा, यानी आप जितनी दफ़ा घूमेंगे ये माइनस में वो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और भी। तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ना नेगेटिव जो है ना एजेस अलाउ करता है, नेगेटिव एजेस भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना जी। और नेगेटिव साइकिल्स भी जो है ना डाइजेस्टर एल्गोरिथम्स में अलाउड नहीं है। तो इन दो लिमिटेशंस को ज़हन में रखते हुए अब हम जो है ना डाइजेस्टर एल्गोरिथम को आज फॉर्मली स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। अब फॉर्मली बिफोर गोइंग टू द एल्गोरिथम, तो फिर थोड़ी सी उसकी जो है ना आपको मैं थ्योरी जो है ना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसका पहले ज़रा सा दे दूं कि वो काम कैसे करता है। So the basic structure of Digester's algorithm is to maintain an estimate of the shortest path from the source vertex to each vertex in a graph. ये कहता ये है कि ये estimate बनाता है एक source vertex से to the each vertex in the graph। क्योंकि ये single source shortest path के लिए तो ज़ाहिर बात है इसमें आप एक source vertex तो पहले फिक्स कर लेंगे, एल्गोरिथम के शुरू में बता देंगे कि मेरा सोर्स वर्टेक्स क्या है, सिंगल सोर्स में जैसे हम पहले बताते हैं। और फिर ये कहता है कि मैं क्या करूँगा, मेंटेन करूँगा एन एस्टिमेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम दैट सोर्स वर्टेक्स टू ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ। जितने भी बकिया वर्टिसेस हैं उन तक का ये क्या करेगा, एक एस्टिमेट इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन शुरू में आपको पता है कि ग्राफ में जब आप सोर्स वर्टेक्स से शुरू होंगे तो वो एस्टिमेट तो ज़ाहिर है अभी तो इसने आस्ता आस्ता डिस्कवरी करेगा तो इसको पता लगेगा ना कि मैं मेरा एक सिटी से दूसरे सिटी जाएगा तो इसको डिस्कवरी होगी। जो जो नए शहर डिस्कवर होंगे तो इसको पता लगेगा कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ मेरा क्या है। आप पेशावर से फर्स्ट टाइम जाएंगे कराची, अभी फर्स्ट टाइम यानी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जाएंगे तो आपको रास्ते में पता लगेगा कि भाई फर्स्ट टाइम आप जना इस्लामाबाद पहुँचे, फर्स्ट टाइम आप रास्ते में गुजरात, गुजरांवाला, जेलम, खारियाँ और लाहौर और इस तरह चलते चलते हो तो हैदराबाद सक्कर होते कराची पहुँचे, तो फर्स्ट टाइम आपको इंकिशाफात होंगे कि अच्छा ये जो है ना एस्टीमेट मेरे इन शहरों के हैं। उसने कहा ये जो एस्टीमेट तुमने शुरू में लगाए हैं ना, इन एस्टीमेट को उसने एक नाम दिया डीवी, यानी एक सोर्स वर्टेक्स एस से किसी वर्टेक्स V तक का जो करंट तुम्हारा एस्टीमेट होगा उसको ये एक D वैल्यू में स्टोर करेगा, D, ठीक है ना जी। उसको नाम, इस एस्टीमेट को एक नाम, एक वेरिएबल समझ लें, एक D वैल्यू में स्टोर कर देगा उस एस्टीमेट को। और नेक्स्ट बुलेट में वो यही बता रहा है कि इंट्यूटिवली D विल बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट द एल्गोरिथम नोज फ्रॉम सोर्स टू V। जो मैंने अभी कहा सोर्स से V तक का फॉर अभी जो मौजूदा इसको अब तक जो शॉर्टेस्ट
डिस्कवर हुआ है वो एस्टीमेट अपने पास इसने रखा हुआ है। अच्छा, ये मौजूदा एस्टीमेट है। अच्छा, कल को एक दूसरे रास्ते से ये जेलम पहुंच जाता है तो वो एस्टीमेट अगर पुराने एस्टीमेट से अच्छा है ना, तो फिर ये इस अपने एग्जिस्टिंग एस्टीमेट को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अच्छा, इसको फिर नए एस्टीमेट से अपडेट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब तो फिर शॉर्टेस्ट ये हुआ ना, ये जो नया आपने डिस्कवरी की है। और इसको मैं आगे जाके बताता हूँ। इसको आगे जाके हम एक टेक्निकल नाम देंगे जो ये एंड में लिखा है, रिलैक्स। यानी मैंने अपडेटिंग एस्टीमेट्स इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। और इसको फिर आगे जाके मैं एक मिसाल अभी आपको पिक्टोरियली दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो पहले मैं ये फिक्रे से पढ़ता हूँ आपके सामने, फिर आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, फिर ये फिक्रे दोबारा पढ़ूंगा, तो फिर मेरा ख्याल है आपको ये ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फिलहाल इसको सिर्फ गो थ्रू कर लें इन बुलेट्स को। सो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। ये जो एस्टीमेट है ना, ये आप जेन में बैठा लें कि ये एस्टीमेट, तो क्या पता ये एस्टीमेट शॉर्टेस्ट पाथ जो एक्चुअल जो अभी डिस्कवर शायद ना हुआ हो उससे तो शायद ये बड़ा ही होगा ना। वो जो ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो पता नहीं कब डिस्कवर होगा। आस्ता आस्ता जब आप शहरों पर से गुजर के जाएंगे, नए नए शहर डिस्कवर होंगे, पेशावर से कराची तक नए नए रास्ते डिस्कवर होंगे, तो आपको आस्ता आस्ता शॉर्टेस्ट पाथ नए नए डिस्कवर होंगे, तो इवेंचुअली कहीं जाके आपको एक, जब पूरे पाकिस्तान के सारे शहर और सारे रोड्स आप एक्सप्लोर कर लेंगे, तो फिर जो है ना आपको फाइनली एक सबसे शॉर्टेस्ट जो है ना वो डिस्कवर हो जाएगा। और वो सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो आपको पता है, ट्रू शॉर्टेस्ट जो था वो आपने इसमें स्टोर किया होता है, सिग्मा यूवी। सिग्मा यूवी याद है आपने पिछले लेक्चर में पहली स्लाइड में हमने डिफाइन किया था कि ये सिग्मा यूवी हमने डिफाइन किया था कि ये क्या होता है, ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ, यानी मिनिमम ऑफ ऑल पाथ्स। ये WP क्या होता है, वेट ऑफ ऑल पाथ्स ना। तो जब तमाम पाथ्स बिटवीन यू एंड वी, एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं ना, ये सोर्स है और ये लेट से आपकी जाना ये पेशावर है जो मैं मिसाल अभी पेश कर रहा हूँ, ये वी कराची है। तो पेशावर से कराची तक जितने भी पाथ्स P हैं उन सब पाथ्स WPs मुख्तलिफ निकलेंगे, मुख्तलिफ वेट ऑफ पाथ्स निकलेंगे, उनका मिनिमम जो होगा वो जाके सिग्मा यूवी यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो जाके बैठेगा किस में, आपके सिग्मा यूवी में। लेकिन ये जो डी मैट्रिक्स है, जो एस्टीमेट है, ये जो है ना वो आगे जो अभी एक्सप्लेन कर रहा है, ये डी वैल्यू जो होगी ये ग्रेटर होगी, यानी ये शुरू में ग्रेटर ही होगी, ये आस्ता आस्ता मेच्योर होगी और एक वक्त आएगा ये कि इसके ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये भी आप देखेंगे, ये प्रोसीजर आपको समझ आएगा। खैर इनिशियली अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझें, फिर प्रैक्टिकली मिसाल से क्लियर हो जाएगा। तो अब वो कहता है कि इनिशियली वी डोंट नो द पाथ्स। तो शुरू में तो ज़ाहिर है आप पेशावर से जब चलेंगे तो आपको तो पाथ्स पता ही नहीं है, लिहाजा शुरू में वो कहता है DV इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सब जो शहर हैं पेशावर से तमाम शहरों का DV जो वैल्यू होगी वो शुरू में क्या होगी, अनडिफाइंड। मोरओवर DS इज इक्वल टू 0 फॉर सोर्स वर्टेक्स। हाँ, सोर्स से सोर्स का एस्टीमेट क्या होगा, 0। यानी कोई आपसे पूछे कि पेशावर से पेशावर का डिस्टेंस तो तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। अभी तुम्हारा एल्गोरिथम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब शुरू होगा तो फिर तो देखेंगे। लेकिन एल्गोरिथम शुरू होने से पहले तुमसे ये अगर मैं पूछ लूँ कि भाई सोर्स से सोर्स तक का डिस्टेंस क्या है, तो वो तो तुम बता सकते हो ना कि वो 0 है। यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पे आ जाएं, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये पेशावर है और आपकी ये बाकी जितनी भी सारों से अब आपने, ये पेशावर है और इस पेशावर से आपने मुझे कराची तक का जो है ना डिस्टेंस देना है, तो मुझे बताएं ना कि ये इस A शहर से लेके B शहर तक का एस्टीमेट करंट DV वैल्यू क्या होगी इनिशियली DB, यानी अब V की जगह मैं DB कहूँगा ना क्योंकि इसका नाम B है, ये इन्फिनिटी होगा। DC इनिशियली क्या होगा, वो भी अनडिफाइन होगा। इसी तरह D भी शुरू में अनडिफाइन होगा और DA क्या होगा, शुरू में अनडिफाइंड नहीं होगा, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम शुरू होने से पहले A से A का डिस्टेंस क्या है, 0।
यानी इसका मतलब कहने का क्या है कि सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस क्या है, 0। या इन अदर वर्ड्स पेशावर से पेशावर का डिस्टेंस क्या है, वो तो आपको एटलीस्ट पता है ना, एल्गोरिथम शुरू होने से पहले आप कह सकते हैं कि सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस क्या है, 0 है। लेकिन इनिशियली एल्गोरिथम चलने से पहले, अभी शुरू नहीं हुआ एल्गोरिथम, सोर्स से किसी भी दूसरे शहर का आप कहें कि उसकी डी वैल्यू क्या है, एस्टीमेट बताएं, तो आप तमाम शहरों का एस्टीमेट कहेंगे कि डी ई इज इक्वल टू सब, ये सारे जो है ना इनके डी वैल्यूज सब की क्या होंगी, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड का है। अब ये आस्ता आस्ता अपडेट होंगी, यानी आस्ता आस्ता मिसाल से समझ लें, आस्ता आस्ता अब जब ये ए से जब आप डिस्कवरी करेंगे ना बी की वाया दिस एज, तो ये डी बी वैल्यू अनडिफाइंड से 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक एज 2 आपने, इसका वेट 2 है ना, तो करंट एस्टीमेट आपको मिल गया कि फिलहाल डी बी की वैल्यू 2 है। अब अगर ये किसी दूसरे रास्ते से जरिए भी डिस्कवर होगा और उसके ज़रिए जो है वेट 8 आया, तो आप अब देखेंगे कि डी बी की वैल्यू सोर्स से पहले 2 डिस्कवर हुई है और 8 आपके दूसरे रास्ते से आई है, तो फिर आप इस डी को अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरी जगह से 2 से कम आ गई वैल्यू तो फिर अपडेट करेंगे, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि वो दूसरा रास्ता शॉर्टेस्ट था, जिसकी वजह से आपका करंट एस्टीमेट से ये नया एस्टीमेट अभी बेहतर निकला है। लिहाजा यू शुड अपडेट द न्यू एस्टीमेट विद द ओल्डर एस्टीमेट। बहरहाल इस बात को मैं अभी आगे एक मिसाल से भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको ये बात भी, ये अपडेटिंग एंड एस्टीमेट वाली बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यही बात ये कर रहा है कि एज द एल्गोरिथम गोज ऑन एंड सीज मोर एंड मोर वर्टिसेस, इट अटेम्प्ट्स टू अपडेट डीवी for each vertex in a graph, and this process of updating estimates is called relaxation. Relax कर रहा है वो DV वैल्यू को। अच्छा, इसको ज़रा मैं फ़िलहाल पहले ज़रा जल्दी रिलैक्सेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप मेरी ये जो इतनी जो बातें मैंने थ्योरेटिकली की हैं फ़िलहाल समझ जाएं। देखें, ये छोटा सा एक ग्राफ मैंने दिखाया हुआ है आपको, और लेट्स सी ये आपका सोर्स वर्टेक्स है, ये बाकी सारी डेस्टिनेशन हैं। तो शुरू में मुझे बताइए ये कि ds 0 होगा और शुरू में dv क्या होगा, dv इन्फिनिटी होगा, du भी इन्फिनिटी होगा और dt भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है ना, शुरू में ज़्यादा एल्गोरिथम। अच्छा, अब जब आप S से शुरू करेंगे तो S किससे 2 एजेस जा रहे हैं इसके एजेसेंसी में, तो ds से पहले कौन सा शहर डिस्कवर होगा, dv, तो dv वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड से अपडेट होकर 10 हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि आपका एक रास्ते, एक रोड के ज़रिए सोर्स से जो v डिस्कवर हुआ है वो वाया 10 किलोमीटर या 10 एज वेट, तो ये D को आपने क्या कहा था, D को डिफाइन किया है आपने ना, करंट एस्टीमेट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ये करंट एस्टीमेट है ना। तो करंट तो फिलहाल यही है, अभी तो मुझे दूसरा एक रास्ता ये है, ये नीचे से ऐसे भी आएगा, लेकिन ये भी डिस्कवर नहीं हुआ, ये भी होगा आस्ता आस्ता, तो देखेंगे तब। अच्छा, अब दूसरा जो यहाँ से एज डिस्कवर होगा वो ये dt शहर, तो dt की वैल्यू अनडिफाइंड से अपडेट होके क्या हो जाएगी, dt की वैल्यू अपडेट होके हो गई क्या, 2, क्योंकि ये 2 आया। अच्छा, अब मुझे बताएं ये कि d सोर्स सिंगल सोर्स है ना, सोर्स से अब आपने अगर कोई कहे कि आपने S शहर से T शहर तक जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 2। आपसे कहें सोर्स से जनाब V शहर जाना है, शॉर्टेस्ट कितना है, आप कहेंगे 10। आप कहेंगे जी सोर्स से U तक जाना है, शॉर्टेस्ट कितना है, आप कहेंगे जी अभी तक मुझे डिस्कवर नहीं हुआ, अनडिफाइन है, अभी तक मैं उस शहर तक पहुंचा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, dt जब dt पे आए तो अब T से जब आपने इसकी एजेंसी में आगे गए तो सोर्स से T तक का शॉर्टेस्ट अभी 2 निकला है ना, उस शॉर्टेस्ट के साथ इसका जो एज का वेट है वो जमा करेंगे आप, 2 जमा 2, तो ये du निकल आएगा कि नहीं, dt तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ है ना। अब इसमें आप इसके एज का वेट जमा कर लेंगे तो वो du निकल आएगा, यानी s से u तक का शॉर्टेस्ट निकल आ जाएगा।
तो ये देखें डी यू इज इक्वल टू 4 इसने लिख दिया है। अब समझ आइए बात। तो ये आस्ता आस्ता देखें जो जो एक एक शेयर डिस्कवर हो रहा है उसकी ये डी यू वैल्यूज जो है ना, डी वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। तो देखें अब डी टी आपका 2 है, डी यू आपका 4 है और डी वी आपका 10 है। बात समझ आइए। अच्छा अब गौर से ज़रा देखें, अब जब आप यू पे पहुंच गए तो आपसे मैं पूछूं कि सोर्स से डेस्टिनेशन का वी तक का अब तक का शॉर्टेस्ट क्या है, आप कहें वाया 10। ये सोर्स से शॉर्टेस्ट टी शहर तक पहुंचने का क्या फासले का क्या डिस्टेंस है 2। सोर्स से इस शहर से यू तक का कितना मिनिमम फासला अब तक का शॉर्टेस्ट है, आप कहें 2 जमा 2 ये, तो इससे ये 4 बना। अच्छा अब आप जब यहाँ आए, यहाँ से आपने ये रोड अभी नहीं थी डिस्कवर किया था, ये जब किया, जब ये रोड आपने डिस्कवर किया तो आपने कहा कि भाई मैं तो यू तो एस से जो डिस्कवर होता है वो कितने के ज़रिए डिस्कवर होता है, डी मेरी वैल्यू कितनी है 4 है ना, और 4 के साथ जब मैं +2 कर लूँ तो डी की वी की वैल्यू क्या बनती है 6। 4 + 2 इज 6, 6 इज लेस देन 10। पुरानी डी वैल्यू 10 है कि नहीं है। तो अब इसका मतलब है आप पुरानी डी की वैल्यू को अपडेट करेंगे इस नई वैल्यू से, क्योंकि आपको एक नया पाथ डिस्कवर हो गया है पुराने इस पाथ के मुकाबले में जिसकी डी वैल्यू कम है बनिस्बत उस पुराने पाथ की डी वैल्यू से। इसको जब आप अपडेट करके, ये जो इस स्लाइड में अब इसने दिखाया है कि डी वी की वैल्यू को आपने डी यू यानी डी यू की वैल्यू 4 जमा वेट ऑफ यू वी, वेट ऑफ यू वी यानी यू और वी का जो वेट है वो क्या है 2 है, विच इज इक्वल टू 6। तो वो आपने 6 अपडेट कर दिया डी वी में, यानी अब डी वी आपने सेट कर दिया क्या 6 जो कि पहले 10 था, अपडेट कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, रिलैक्सेशन। ठीक है जी। ये जो हमने पीछे कहानी समझाई है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज कि अपडेटिंग ऑफ एन एस्टीमेट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। आपने असल में क्या किया है, आपने अपना जो एस्टीमेट है वो जो नए नए पाथ्स नए नए एजेस डिस्कवर हुए हैं आपने उसकी डी वैल्यू को क्या किया है, डिस्कवर किया है, और नई डी वैल्यू डिस्कवर होने के बाद जो है ना आपने उसको क्या किया है, अपडेट किया है। तो इससे आपका नया शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर हुआ है। और ये जो बात मैंने की, अब इससे आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाना चाहिए कि ये जो तीसरा है कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ। पहले डीवी वैल्यू 10 थी कि नहीं उस मिसाल में, ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ अभी आपने 6 निकाला है ना वहां, लेकिन पहले ये 10 थी कि नहीं, 10 ग्रेटर था कि नहीं और इक्वल टू 6। बाद में आस्ता आस्ता ये मेच्योर हो कि आखिर ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ की इक्वल हो गया कि नहीं। कब इक्वल हुआ, जब आपने ये वाला पोर्शन डिस्कवर किया, ये यानी आप जब ये और ये एज जब आपने डिस्कवर किया ना तो फिर आपको पता लगा कि ये डीवी वैल्यू तो अपडेट होनी चाहिए। समझ आइए, ये रास्ता तो शॉर्ट है बनिस्बत इसके। तो ये प्रोसेस का नाम है क्या, रिलैक्सेशन प्रोसेस। ये सारा रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब इसका सूडो कोड भी उसने नीचे लिख दिया, ये जो मैंने सिर्फ अंग्रेजी में एक्सप्लेन या उर्दू में किया है आपको। क्या रिलैक्स करना है अगर आपने यू और वी को, तो उसका सूडो कोड अब यही होगा कि वो इफ कहता है इफ डी यू जमा डब्ल्यू यू वी, यानी जिस जगह आप खड़े हैं उसकी डी वैल्यू जमा वेट ऑफ यू वी, यानी इसकी डी वी वैल्यू 4 है ना, और वेट ऑफ यू वी, ठीक है ना जी। तो इस मिसाल में ये 4 बन रहा है और वेट ऑफ यू वी यहाँ पे 2 बन रहा है। वो लेस देन अगर डी वी वैल्यू है, और डी वी वैल्यू पुरानी यहाँ पे क्या है 10 है ना, तो ये इफ ट्रू हो गई। जब ये इफ ट्रू हो गई तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ये जो है ना डी वैल्यू ये अपडेट अब होनी चाहिए। तो अब उसको क्या किया उसने, ये जो 2 काम है ना, ये अपडेट होने के बाद ये सिचुएशन बन गई कि अब उसने कहा कि तुम्हारी डी वी वैल्यू में आ जाना चाहिए क्या, डी यू, यानी ये डी यू कौन सी वैल्यू, ये 4
जमा ये वाला वेट ऑफ यूवी जो कि 2 है, ठीक है ना जी। तो 6 आ जाना चाहिए उसी में अपडेट होके, ठीक है ना जी। ये काम हो गया, ये आ गया। और अब एक इसने चीज इजाफी जो अभी मैंने बतानी थी आगे, वो यहां भी लगे तो समझ लें कि अब प्रीडिसेसर ऑफ वी में ये एक पॉइंटर है कि प्रीडिसेसर पॉइंटर में वी के अब यू डाल दें आप। ये क्यों? ये इसलिए कि जब आप हर नोड में एक पॉइंटर भी स्टोर करेंगे कि भाई तुम्हारा सोर्स तो अभी फिक्स है ना, यहाँ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम है ना। तो ये डी टी जो वैल्यू होती है ना, या डी वैल्यू जो होती है हर नोड में, उसमें आप एक ये भी मुझे बताएंगे कि तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ, इधर बहुत सारे एजेस एरो आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे डी वैल्यू जो पड़ी होगी तो वो ये बताएगी कि तुम्हारा किस वर्टेक्स के जरिए शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा बनता है इस सोर्स के साथ। अब जाहिर है ना, यहाँ पे ये इस वर्टेक्स पे एक एरो यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। पहले जो है ना इसका वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट 10 जब आपने बनाया था, तो आप इसकी प्रीडिसेसर में आपने ये एस रखा था कि भाई मेरा शॉर्टेस्ट सोर्स से वाया दिस वर्टेक्स है। और अब जब आपने रिलैक्स किया तो अब आपने इस पॉइंटर को काट के अपडेट करके कहा नहीं, मेरा शॉर्टेस्ट जो है ना वो वाया दिस शेयर है, दिस वर्टेक्स है। यानी उसको प्रीडिसेसर पॉइंटर को आपने अब इस पे खड़ा किया। तो अभी जरा देखें, उसने प्रीडिसेसर ऑफ वी में क्या इसको खड़ा किया है यू। क्यों? क्योंकि जब रिलैक्स हो गई वैल्यू तो अब आपके प्रीडिसेसर में वी के यू आ गया। और प्रीडिसेसर ऑफ यू में कौन होगा? नेचुरली टी। प्रीडिसेसर ऑफ टी में कौन होगा? नेचुरली एस। समझ आ गई? तो हर वर्टेक्स के पास एक प्रीडिसेसर पॉइंटर भी होगा कि वो ये बताएगा कि भाई तुम्हारा शॉर्टेस्ट किस पिछले वर्टेक्स के जरिए से सोर्स तक पहुंचता है, एक बात। और जो डी वैल्यू है ये वो एग्जैक्ट एस्टिमेट वैल्यू बताएगी शॉर्टेस्ट पाथ की, कि तुम्हारा जो है सोर्स से जो शॉर्टेस्ट बनता है पाथ का, उसका करंट एस्टिमेट या टोटल वेट क्या है, ये वैल्यू डी वैल्यू बताएगी। ठीक है जी। तो ये है जनाब आपका सारा रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब जब मैं इसको एल्गोरिथम में अप्लाई करूंगा ना इस रिलैक्सेशन प्रोसेस को, तो वहां पे मैं सिर्फ इसको यूज करूंगा तो आप फौरन समझ जाएंगे कि रिलैक्स करने का मेरा मतलब क्या है। रिलैक्स करने से है ना, जैसे मैं आपको कहूँ ना कि मैंने आपको 10 घंटे काम करने को कहा, यहाँ पे 10 घंटे मैंने काम करने को कहा, अब मैंने कुछ देर बाद कहा कि चलो यार 6 घंटे काम करो, तो मैंने आपको काम कर से कुछ रिलैक्सेशन दे दी ना। तो ये इस रिलैक्सेशन, इस प्रोसीजर का नाम रिलैक्स करने का, इससे मुराद इस तरह नाम इसको इसलिए रिलैक्सेशन कर दिया गया है कि आपकी जो ना वो वैल्यू 10 से रिलैक्स होकर छोटी होकर 6 हो गई है। क्योंकि 6 क्यों हुई है? 2 + 2 + 2 ये शॉर्टेस्ट पाथ बन गया है इस सोर्स से इस वी तक का। पहले ये 10 था जो इनिशियल डिस्कवरी आपकी हुई थी सोर्स से इस सोर्स पेशावर से कराची तक की। फिर बाद में जब आपने ये नए रास्ते और नए शहर डिस्कवर किए तो फिर आपको पता नहीं पेशावर से कराची वाया दिस पाथ शॉर्टेस्ट है, तो आपने उस वैल्यू को रिलैक्स कर दिया 10 से 6। लेकिन वो कब? जब आप पूरे पाकिस्तान पर से गुजरे तब। यानी ये छोटा सा नक्शा आप जहन में बना लेंगे तो आपको रिलैक्सेशन का प्रोसीजर समझ फिर इजीली आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हुआ जनाब आपका रिलैक्सेशन का जो है ना मानी। अच्छा जी, अब आ जाए जी एल्गोरिथम के मजीद स्टेप्स। अब वो कहता है कंसिडर एन एज फ्रॉम अ वर्टेक्स u to v whose weight is wuv, वो मैंने बता दिया। Suppose that we have already computed a current estimate on du and dv. We know that there is a path from s to u of weight du. ठीक है जी, वो भी पता है हमें। By taking this path and following it with the edge uv, we get a path to v. यानी ज़ाहिर है इस तक का तो ये एस्टिमेट मुझे पता है, लेकिन इस वर्टेक्स से मैं एक अगली वर्टेक्स v तक जब जाता हूं तो मुझे उस v तक का एस्टिमेट मिल जाता है। यानी जैसे मैंने यहां किया था ना
कि डी टी तक मुझे डी टी तक एस्टिमेट 2 मिला हुआ था ना यहाँ, ये इसकी वजह से, ठीक है। और जब मैंने इस डी टी के साथ जमा किया वेट ऑफ, ठीक है, टी कॉमा यू जमा डी टी, तो फिर मैंने इससे डी यू गेन कर लिया, यानी इसका डी मुझे वैल्यू मिल गई। तो ये अब वो वाली बात एक्सप्लेन कर रहा है कि अगले वर्टेक्स का डी वैल्यू जो है ना तुम्हें इस फॉर्मूले से मिलेगा, यानी पिछले वर्टेक्स, इस वर्टेक्स की जो है ना डी वैल्यू जमा इस वर्टेक्स से इस वी वर्टेक्स का जो डायरेक्ट एज का वेट है वो जमा करोगे तो अगले की डी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। अब वो कहता है कि जब ये मिल जाएगी तो फिर तुम ये देखोगे कि इफ दिस पाथ इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग पाथ ऑफ लेंथ डीवी, अगर ये डीवी तुम्हें पहले मिल चुका हुआ है, मिसाल जैसे अगली मिसाल जो मैंने दी वो 10 था और तुम्हें एग्जिस्टिंग जो टीवी है जो डीवी था और जो नई तुम्हें वैल्यू मिली वो 6 मिली, तो देन वी शुड अपडेट द वैल्यू ऑफ डीवी। क्यों? क्योंकि फिर तो उसका मतलब है कि तुम्हें नया एस्टीमेट अच्छा मिल गया है, तुम्हें एक नया शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है। और वो कहता है कि ये तो अपडेट भी करो एंड वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द शॉर्टेस्ट पाथ इज वे बैक टू द सोर्स इज थ्रू दिस यू, यानी इस वर्टेक्स के जरिए तुम्हारा अब शॉर्टेस्ट है। तो फिर ये याद कैसे रखोगे? बाय अपडेटिंग द प्रीडिसेसर पॉइंटर, वो जो मैंने अभी प्रीडिसेसर पॉइंटर आपको रिलैक्सेशन प्रोसेस में बताया यहाँ पे, ये वाला, ये इससे तुम याद रखोगे कि तुम्हें ये याद रखना होगा कि भाई पहले तो तुम्हारी ये जो डी वैल्यू यहाँ 10 आई थी ना वो तो तुम्हारे ये किसकी वजह से आई थी कि ये तुम्हारे इस वर्टेक्स प्रीडिसेसर में कौन पड़ा था? एस, यानी ये पहले ये प्रीडिसेसर ऑफ वी में यू नहीं था, शुरू में इसकी जगह एस था, लेकिन जब ये रिलैक्सेशन प्रोसेस जब इधर चला है ना इस पे, तो ये उस दिन जाके ये एस की बजाय फिर यू हो गया, क्योंकि नहीं अब जब ये रिलैक्स हुआ है तो अब प्रीडिसेसर इसके यू की जगह से, यू की वजह से है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा वी का अब बजरिया यू है, ये बता रहा है, ठीक है जी। एंड द रिलैक्सेशन प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या करता है, वो पिछली वैल्यू को अपडेट कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है। अब ये जो रिलैक्सेशन का प्रोसीजर है ये डाइजेस्टर्स अपने अंदर कॉल करेगा बार बार, तो उसको जब कॉल करेगा बार बार तो उधर मैं अब ये एल्गोरिथम बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब ये आपको समझ आ रही है कि रिलैक्सेशन का क्या मतलब है। रिलैक्सेशन का सीधा साधा मतलब ये है कि पुराना जो इस शहर से एक डेस्टिनेशन शहर तक जो शॉर्टेस्ट पाथ का एस्टीमेट था, एक दूसरे पाथ से डिस्कवर होके अगर वो एस्टीमेट से ये नया एस्टीमेट कम आया है तो मैं उसको अपडेट करूंगा इस नए एस्टीमेट से, और एस्टीमेट करने को अपडेट करने के बाद तुम्हारे प्रीडिसेसर पॉइंटर में अगर ये पड़ा था पहले तो अब मैं ये रखूंगा वाया दिस, यानी जिसके जरिए ये नया एस्टीमेट हुआ है, अपडेट हुआ है, उसके जरिए वो रखूंगा। तो इसके प्रीडिसेसर में ये होगा और फिर इसके प्रीडिसेसर में अपना ये होगा और इसके प्रीडिसेसर में अपना ये होगा, तो ये एक चेन बन गई, यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक ये पाथ मिल गया मुझे। इसी तरह हर एक वर्टेक्स को अपने से सोर्स तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ का रास्ता मिल जाएगा, वो अपने प्रीडिसेसर पॉइंटर्स को यूज करता हुआ सोर्स तक पहुंच जाएगा कि वो कौन सा रास्ता है, ठीक है जी। तो अब जो है ना वो डाइजेस्टर एल्गोरिथम किस पे बिलीव करता है? वो कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेड रिलैक्सेशंस। बस ये एल्गोरिथम और कुछ भी नहीं करता, ये अपने अंदर बार बार रिपीटेड रिलैक्सेशन करेगा। And the algorithm operates by maintaining a subset of vertices S, which is subset of V, for which we claim we know that the true distance dV is sigma SV, true shortest path तो हमने कहा इसमें डिफाइंड है। इनिशियली जो है ना ये S सेट खाली होगा, एम्प्टी होगा, एंड V सेट DU इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी, शुरू में, एंड ऑल अदर्स टू अनडिफाइंड।
यानी जो सोर्स होगा उसकी डी वैल्यू ज़ीरो होगी। और मैंने जैसे आपको अभी शुरू में बताया कि सोर्स से सोर्स का जो है एस्टिमेट ज़ीरो होगा, और तमाम का सोर्स से जो अगले वर्टिसेस हैं उनका डिफाइन होगा अनडिफाइंड। एंड वन बाय वन वी सेलेक्ट अ वर्टेक्स फ्रॉम v माइनस एस एंड ऐड टू s। v माइनस एस तो शुरू में जनाब s तो खाली है ना, एम्प्टी सेट है, यानी शुरू में तमाम वर्टिसेस होंगे और वो वन बाय वन जाएंगे s में ऐड होंगे। तो शुरू में v माइनस एस का मतलब ये है कि खाली, और फिर एक एक हो के जाएगा इस s सेट में ऐड होता चला जाएगा, और आखिर में हमें जनाब शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना वो तमाम का मिल जाएगा। बहरहाल ये अभी आपको एल्गोरिथम आएगा सामने तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये करता है कि ये भी ये क्या कैटेगराइज करता है कि ये ग्रीडी एल्गोरिथम है। अच्छा, ग्रीडी एल्गोरिथम ये कैसे है कि ये कहता है कि हाउ डू वी सेलेक्ट which vertex among the vertices of v minus s to add next to the s। तो here is the greediness that comes in। वो कहता है कि for each vertex u belongs to v minus s we have computed a distance estimate du। हमने देखें एस्टिमेट तो सबके कंप्यूट किए हैं ना, तो ग्रीडी थिंग क्या होगी हमारी कि we will take the vertex for which du is minimum। हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना, तो हम जिसकी डी यू वैल्यू सबसे कम होगी ना उसको पहले प्रोसेस करेंगे। वो अभी आगे मैं बताता हूं कैसे। तो इससे क्या होगा, दैट इज टेक द अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स दैट इज क्लोजेस्ट बाय आवर एस्टिमेट टू एस। जिसकी डी वैल्यू सबसे कम होगी उसको सोर्स के साथ पहले उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ के यानी वो एजेस पहले एग्जॉस्ट कर लें जो जिनकी वजह से डी वैल्यू कम आई थी, और हम इस उम्मीद पे हम चलें कि इसकी ज़रिए से हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। ये हमारी ग्रीडीनेस हमें काम भी देगी, फ़ायदा भी देगी, ये अभी आप देखेंगे भी। लेकिन इसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो इस काम के लिए उसने कहा है मेरी ग्रीडीनेस अचीव कैसे होगी। इसके लिए हम वी जस्टिफाई वाई दिस प्रॉपर चॉइस इन ऑर्डर टू कहता है परफॉर्म दिस सिलेक्शन एफिशिएंटली वी स्टोर द वर्टिसेस ऑफ v माइनस एस इन अ प्रायोरिटी क्यू। तो इसके लिए बैक एंड में कहता है मैं प्रायोरिटी क्यू यूज करूंगा ये अपनी ग्रीडीनेस को अचीव करने के लिए। ये ग्रीडीनेस अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यू अचीव करूंगा। और ये मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिथम्स पढ़ाए थे, प्रिम्स और क्रूस्कॉल एल्गोरिथम, तो प्रिम्स एल्गोरिथम आपको याद है मैंने उसकी वर्किंग तो आपको पढ़ाई थी, लेकिन मैंने आपको एल्गोरिथम नहीं कराया था। मैंने आपको वहाँ बताया था कि मेरी एक दूसरी वीडियोस अपलोडेड है पुरानी, उसमें एल्गोरिथम भी है, और वहाँ पे भी मैंने कहा था वो ग्रीडी एल्गोरिथम है और वो अपनी ग्रीडीनेस कैसे अचीव करता है। तो मैंने कहा था वो ग्रीडीनेस अचीव करने के लिए बैक एंड पे प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करता है। और प्रायोरिटी क्यू आपको पता है कि वो हीप डेटा स्ट्रक्चर के ज़रिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और हीप का एनालिसिस हम ऑलरेडी इस कोर्स में कर चुके हैं। लेकिन आज मैं उसको यूज़ करूँगा, और इसी हीप को आप फिर इसी तरह से उसमें जाके प्रिम्स एल्गोरिथम में भी यूज़ कर सकते हैं खुद से। तो वहाँ पे भी एल्गोरिथम जो है ना कोई आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आज इस डाइजेस्टर एल्गोरिथम में जो है प्रायोरिटी क्यू को यानी हीप को जो बैक एंड में यूज़ हो रही होगी आपकी इस ग्रीडीनेस की या ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, जो ग्रीडी एल्गोरिथम का एक खासा है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अचीव करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आज आपको इधर जो है नज़र आएगी। अच्छा, अब ये सारी जो तमहीद हमने बांध ली, सारी बातें हो गई। अब आ जाते हैं हम जो है ना एल्गोरिथम के ऊपर। एल्गोरिथम इसका बड़ा सीधा सादा सा है और इतना कोई पेचीदा नहीं है। तो इस एल्गोरिथम को वही बात है जिस तरह मैं आपको क्लास में करवाता था कि मैं लाइन बाय लाइन नहीं चलूँगा। मैं पहले आपको इस एल्गोरिथम की जो है ना कि इस हिस्से में क्या हो रहा है, उस हिस्से में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और उसके बाद मैं आपको एंड में फिर एक दफ़ा 1 से 11 तक लाइंस चलाऊंगा, तो आपको समझ आएगी। अच्छा, अब ज़रा गौर से मुझे देखें। अगर आप देखें गौर से तो ये जो लाइनें हैं 8 to 11, ये अभी आपको ऊपर देख नहीं आए हैं कि ये इन लाइनों से आप मानूस हैं।
आपने ऊपर अभी कुछ देखा नहीं ऐसे कि डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी इज़ लेस देन डी वी, तो डी वी को अपडेट कर दो डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी से और प्रीडिसेसर ऑफ वी में ले आओ यू। ये अभी ऊपर कुछ करके आए हैं कि नहीं? क्या करके आए हैं? रिलैक्सेशन प्रोसेस, ये उसका कोड है जो अभी आपको मैं समझाया है। तो आप समझेंगे जनाब आपका तो 40% 50% ऑलमोस्ट कोड तो आप समझ आए हैं पीछे ही। यानी कि ये इस कोड के अंदर बार बार रिपीटेड रिलैक्सेशंस कॉल होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ऐसे दरमियान से आपको समझूंगा। अच्छा, इस कोड में ये एक लाइन आपको मैंने पीछे नहीं कराई थी, प्रायोरिटी क्यू डॉट डिक्रीज की। पी क्यू स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी क्यू। डिक्रीज की या याद करें, वो मैंने प्रायोरिटी क्यू में 2-3 जो ना आपको फंक्शंस बताए थे। इंक्रीज की, डिक्रीज की। इंक्रीज की का मतलब है कि किसी हीप में किसी प्रोसेस की, मैंने वहाँ मिसाल प्रोसेस की दी कि उसकी प्रायोरिटी वैल्यू को इंक्रीज़ करें। तो अगर आपने उसको यानी अगर मैक्स हीप बनाना है तो प्रायोरिटी क्यू में उसकी जाना है इंक्रीज की का मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी हाई करनी है, उसको ऊपर लाना है। डिक्रीज़ की का मतलब होता है उसको नीचे डिमोट करना है। ठीक है ना जी। तो ये उस तरह के फंक्शन है। यहाँ पे इसका पर्पस क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको पता है कि बैक एंड पे जो है ना प्रायोरिटी क्यू की क्या यूज़ होता है? हीप में जब आप डिलीशन करते हैं तो हमेशा हीप में डिलीशन कहाँ से होती है? रूट से होती है, याद करें। हीप में हमेशा, जब मैंने प्रायोरिटी क्यू की मिसाल दी थी तो आप सीपीयू स्केड्यूलर की मिसाल दी थी, तो वो क्या करता है कि रूट से उठाता है, फिर नीचे आप सीपीयू तो ले जाता है उस प्रोसेस को, फिर नीचे आप नया बादशाह सलामत चुनते हैं, जो नया उम्मीदवार है वो ऊपर आता है। तो उसके लिए जो है ना आप जो है नीचे से जो है ना जिसकी प्रायोरिटी फिर हाई होती है वो खुद बहुत बबल अप होकर ऊपर आ जाता है। हीपिफाई चलता है और उसकी फिर अपनी कॉस्ट होती है, वो एल्गोरिथम एनालिसिस उसका हमने हीप में बाकायदा बड़े डिटेल से किया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो मिन हीप होगी तो उसमें सबसे जो मिनिमम होता है वो कहाँ पड़ा होता है? रूट पे। तो डिलीशन आप हमेशा किसकी करते हैं? रूट की करते हैं। यानी कि सबसे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं डिलीशन में किसको? सबसे मिनिमम वाले को। तो इधर गौर करें, 6 नंबर लाइन में आपने प्रायोरिटी क्यू डॉट एक्सट्रैक्ट मिन लिखा हुआ है कहीं। इसका मतलब है कि ये हीप में से डिलीशन करेगा कहाँ से? फ्रॉम रूट। ठीक है जी। ये कोई हीप है बीपी से बनी है जिसमें से डिलीशन होगी रूट में से, और वो जो आइटम आपने डिलीट किया है वो स्टोर हो गया है किस में? यू में, एक यू वर्टेक्स में आ गया है। समझ आ रही है? मैं आपको कोड ऐसे टोटो में समझा रहा हूँ पहले, फिलहाल बाद में आता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि फंक्शन को पास क्या किया है आपने। फंक्शन को आपने एक ग्राफ भिजवाया जिसका शॉर्टेस्ट जो है ना आपने जिस पे आपने शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ लगाना है। सोर्स वर्टेक्स उसमें बताया है कि किस सोर्स, कौन सा आपका सोर्स है इसमें। सिंगल सोर्स में आप सोर्स पहले बताएंगे ना मुझे, और बाकी सारी डेस्टिनेशंस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएंगी। और वेट का एक वेरिएबल है डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट। ये वेट भी आप यूज़ करते हैं, ये देखें यहाँ पे वेट का वेरिएबल आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी यूज़ किया हुआ वगैरह। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब प्रायोरिटी क्यू में आप इंसर्जन भी करेंगे कहीं ना कहीं। प्रायोरिटी क्यू में कुछ इंसर्जन होगी तो प्रायोरिटी क्यू में से कोई डिलीशन होगी ना यहाँ। ठीक है ना जी। मैं अभी टोटो में ये कोड समझा रहा हूँ, सही है जी। अच्छा, अब ज़रा सा कोड को मैं अब अलिफ बे पे अलिफ ताया 1 2 3 समझाता हूँ। अब आपको ज़रा सा, क्योंकि अब आपको मोटा मोटा जो ना स्ट्रक्चर को समझ आ गया कोड का कि कोड में क्या चीज़ें मेन हो रही हैं। ठीक है ना जी। अब आप गुत्थियाँ सुलझा लेंगे जब मैं आपको अब कनेक्ट करूँगा चीज़ों को। अच्छा जी, सबसे पहली लाइन में आप कहते हैं फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी। क्या मतलब? एक ग्राफ है, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ वर्टिसेस हैं, कनेक्ट हैं ऐसे ऐसे। फॉर ईच यू, इसमें से एक एक वर्टेक्स को बारी बारी पकड़ना है ग्राफ के। ठीक है,
बिलोंग्स टू इस कैपिटल वी का मतलब है तमाम वर्टिसेस इस ग्राफ के, ठीक है। और उनकी सारी डी वैल्यूज को तुमने शुरू में क्या सेट कर दिया, शुरू में क्या सेट कर दिया, उनको इन्फिनिटी। समझ आ रही है ना? यानी ये अगर मैं आपको ज़रा इस मिसाल पे ले आऊँ ना, अगर आपका ये सोर्स है तो आपने इस लाइन में क्या किया है, उस लाइन में आपने इसकी डी वैल्यू को डी, यानी अब इनके नाम ये है ना, D5 है, ये इन्फिनिटी हो गया, D1 भी इन्फिनिटी हो गया, यानी इनके नाम ये नंबर्स है ना, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी अनडिफाइंड, ये भी इन्फिनिटी नहीं कहना चाहिए, वो मैथ्स में इन्फिनिटी अनडिफाइंड में ज़रा फ़र्क है। तो अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड वाकई यहाँ अनडिफाइंड जो अंग्रेज़ी का तर्जुमा है वो भी बनता सही है, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी तक इससे इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अभी अनडिफाइंड है, यानी मुझे अभी मालूम नहीं है, ये थोड़ी देर बाद डिफाइन होगा। सही है जी? अच्छा जी, तो ठीक है जी, ये आपने कर लिया। अच्छा अब ठीक है जी, और आपने शुरू में क्या किया, सब की डी यू वैल्यूज को जनाब ये किया, लेकिन ये फॉर के अंदर दो लाइनें हैं। अच्छा, तो पहली लाइन में आप एक एक वर्टेक्स को क्या करते हैं, उसकी डी वैल्यूज को अनडिफाइंड सेट करते हैं और साथ ही उसको प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट भी कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में आपने यानी क्या इंसर्ट किया, यानी अभी बैक एंड पे आपने एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाई है ना, क्योंकि हीप इज अ CBT, और इसमें कौन सी दो चीज़ें आप भेज रहे हैं, एक U यानी वो कोई जो है ना वर्टेक्स का नाम और इसकी डी वैल्यू। तो वर्टेक्स का नाम जो है ना वो होगा लेट्स से A, ठीक है ना जी, A कॉमा अनडिफाइंड, दूसरा होगा B वर्टेक्स उस अनडिफाइंड, C कॉमा अनडिफाइंड, शुरू में तो ऐसे ही हो जाएगा ना, D कॉमा अनडिफाइंड, E कॉमा अनडिफाइंड, यानी ग्राफ अलहदा से कोई चीज़ है, ये उसके बैक एंड पे हीप बना है, प्रायोरिटी क्यू। समझ आइए? और ये मैंने किस लिए बना रहा हूँ, मैंने ग्रीडीनेस अचीव करनी है, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, ठीक है ना जी। चॉइस प्रॉपर्टी के लिए ये जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स का पहला खासा होता है, ये उसके लिए मैं सारी तकलीफ कर रहा हूँ। अब समझ आइए बात? अच्छा जी, अच्छा ये कर लिया। अच्छा सब का अनडिफाइंड भी सेट की, सब प्रायोरिटी क्यू में भी बैक एंड में हीप बन गया है, ठीक है ना जी, CBT भी बन गई है, सब के अनडिफाइंड हो गई वैल्यूज। अच्छा ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो गई, सब इनिशियलाइज हो गई। चौथी लाइन में आपने 1 2 3 काम किए हैं। 3 काम क्या किए हैं? सोर्स जो आपने भेजा है मुझे, जिस सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सोर्स से सोर्स का डी वैल्यू 0 होगी कि नहीं, जो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था। सोर्स से सोर्स का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सोर्स से सोर्स 5 से 5 का डिस्टेंस, ये सोर्स है ना आपका, तो आपने D5 को सेट करके 0 कर दिया, बाकी सब अनडिफाइन है लेकिन ये 0 कर दिया। समझ आइए बात? अच्छा ये कर दिया, तो फिर और प्रीडिसेसर के सोर्स में क्या आएगा, उसके पीछे तो नेल ही आएगा ना, सोर्स के पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। इसके तो प्रीडिसेसर पॉइंटर में आपने U के प्रीडिसेसर में V रखा था ना, प्रीडिसेसर के V में U रखा था, लेकिन सोर्स के प्रीडिसेसर में कौन होगा, नल, क्योंकि सोर्स के पीछे तो कोई नहीं है ना, यहीं से तो कहानी शुरू हो रही है। तो आपने सोर्स की, अब इनिशियलाइजेशन स्टेप हो रही है। अच्छा, तो अब आपने क्या किया कि इस ग्राफ के सोर्स के प्रीडिसेसर में पॉइंटर में नल पॉइंटर रख लिया, ठीक है जी, ये भी इनिशियलाइज, और ये इन्फिनिटी से 0 सेट कर दिया, ये इनिशियलाइजेशन हो रही है कोड की। अच्छा जी, और तीसरा काम क्या किया, प्रायोरिटी क्यू डॉट डिक्रीज की SDS। अच्छा भाई साहब, आपने उसकी की को भी डिक्रीज करना है कि नहीं, आपने उसकी DS वैल्यू को छेड़ा है कि नहीं,
इसकी ds वैल्यू को छेड़ा है कि नहीं, अनडिफाइंड से जीरो किया है कि नहीं? तो मुझे बताएं कि डिक्रीज की का फंक्शन आप कॉल करेंगे प्रायोरिटी क्यू में इसके लिए कि नहीं? आपने सोर्स का अनडिफाइंड से इन्फिनिटी से जीरो किया, तो डिक्रीज की इसकी जना अनडिफाइंड से जीरो जब किया तो ये हीप में ऊपर आना चाहिए कि नहीं? यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका सोर्स जो था ई एफ कॉमा अनडिफाइंड, ये एफ जी कॉमा अनडिफाइंड, आपने मिसाल के तौर पे मुझे इस एल्गोरिथम में सोर्स में मुझे ई भेजा था कि मतलब ई से मुझे इस ग्राफ में ई से मुझे तमाम शहरों का शॉर्टेस्ट बताओ। आपने जो मुझे बैक एंड पे हीप बनाई थी इसमें ई किधर है? ई ये है। आपने इसको अभी ज़ीरो सेट किया है, तो मुझे बताया जब ये ज़ीरो हुआ है तो हीपिफाई चलेगा कि नहीं? डिक्रीज की जब आप इस पर कॉल करेंगे तो हीपिफाई चलेगा ना। तो हीपिफाई चलने पे ये बैक एंड पे क्या होगा? ये पेरेंट्स को क्या आएगा? बी को नीचे उतारेगा कि नहीं? तो क्या होगा? ये बी यहाँ आएगा अनडिफाइंड और ये ऊपर जाएगा ई कॉमा ज़ीरो। फिर क्या होगा? ये अपने उससे ये हीपिफाई पूरा परकोलेट अप चलेगा। ये इधर ऊपर ए को कहेगा नीचे उतरो, तो नीचे ए इन्फिनिटी नीचे आएगा और ई कॉमा ज़ीरो बादशाह सलामत अपनी जगह पे पहुंच गया है। समझ आइए? क्यों? क्योंकि अब आपने ई सोर्स से तुमने क्या करना है? कार्रवाई शुरू करनी है। तो ई जनाब आपका ज़ीरो एस्टीमेट के साथ रूट पे आके बैठ गया। तो समझ आइए बात? अच्छा, अब जब ये इनिशियलाइजेशन हो गई सारी, तो अब आ जाएं जी आप। अब ये मैं सारी सफाई कर लेता हूँ दोबारा से, आपको समझ जाए सारी बातें आ गई हैं। तो बल्कि इनफैक्ट डिस्कार्ड और इधर से फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब आ जाए जी, जब ये सब कुछ हो गया तो अब प्रायोरिटी क्यू के टॉप पर जनाब आपका ई आ चुका हुआ है, ठीक है ना जी। और ये आपकी इनिशियलाइजेशन के स्टेप यहाँ पे ख़त्म। प्रायोरिटी क्यू यहीं पे मैं बना देता हूँ कि उसके टॉप पे ई आ चुका हुआ है और उसकी डी वी वैल्यू भी ज़ीरो है, और नीचे जितने भी हैं वो सारे जितने भी वर्टिसेस ग्राफ में बकिया हैं उन सब की वैल्यूज़ जो है ना वो वर्टिसेस समेत वो यहाँ पर हैं, और सब के साथ इन्फिनिटी उनकी डी वी वैल्यू जो है ना अनडिफाइंड जो है ना वो लगी हुई है, ठीक है ना जी। समझ आ रही है ये बात अब? अच्छा, अब वो कहता है कि वाइल प्रायोरिटी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। अब ये वाइल लूप चलेगी तब तक जब तक कि ये हीप खाली नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक कि इससे ये एक एक करके निकलता है डिलीशन नहीं होती। तो अब जब तक ये खाली नहीं हो जाता डू करो, यानी ये वाइल चलेगी, और इसके अंदर एक ये लाइन है, ठीक है ना जी, और इसके अंदर ये एक दूसरी फॉर है, और फिर फॉर के अंदर एक ये इफ है, बस एक लाइन है, और इस इफ के अंदर ये तीन लाइनें हैं, ठीक है ना जी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है, ये रिलैक्सेशन का वो कोड है सारा, रिलैक्सेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जब प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली नहीं है, जो कि खाली नहीं है मुझे पता है, तो प्रायोरिटी क्यू से वो कहता है एक्सट्रैक्ट मिन करो। तो कौन एक्सट्रैक्ट होगा? ई सोर्स एक्सट्रैक्ट होगा ना, वो किस में स्टोर होगा? यू में। अच्छा, यू में स्टोर हो गया। अब वो कहता क्या है? वो कहता ये है कि फॉर ईच वी एडजेसेंट बिलोंग्स टू एडजेसेंसी ऑफ यू, यानी तमाम वर्टिसेस जो कि यू के एडजेसेंट हैं ग्राफ में। और इसका पता कहाँ से चलेगा? इसका पता या तो तुम्हें इसकी इम्प्लीमेंटेशन तुमने की होगी एडजेसेंसी लिस्ट से या एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, दोनों में से कोई एक इम्प्लीमेंटेशन तुमने की होगी, उससे तुम्हें इसका पता लग जाएगा कि यू के कौन 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 एडजेसेंट है। अच्छा, जो जो इसके एडजेसेंट है वो क्या करेगा? उस पर रिलैक्सेशन का प्रोसेस कहता चला दो। क्या कि इफ डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी
यानी उसका, अब ये देखें यहाँ पे इधर जब आप समझ आएगी आपको, ये इधर जब ये होगा तो ये एस समझेंगे ये वही है। अब ये शुरू में इसकी डी वैल्यू अनडिफाइंड थी ना, और डी टी भी शुरू में क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो अब ये अंदर जब चलेगा ये एल्गोरिदम, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि इफ डी यू जमा डब्ल्यू यू वी, तो डी यू, ठीक है ना जी, जमा डब्ल्यू यू वी इज लेस देन डी वी, ठीक है ना जी, अगर तो वो डी वी से लेस है, क्लियर है। तो देन क्या करे, डी वी को अपडेट कर दे डी यू से जमा डब्ल्यू यू वी से, ठीक है ना जी। तो अब देखें ना, फॉर ईच वी एडजेसेंट टू यू, क्या है यू आपका क्या है, सोर्स, और सोर्स की डी यू वैल्यू क्या है, 0 है, वो आपने सेट की हुई है ना 0। तो 0 प्लस अगला जो उसका हमसाया है उसका वेट लेस देन उसके हमसाए का डी वी, तो वो तो शुरू में डिफाइन है, तो जाहिर बात है 0 + 3 या 0 + 8 या 0 प्लस कोई भी इंटीजर कर लें, वो लेस देन इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा। तो पहले दिन तो ये रिलैक्सेशन तो हर एक की होगी, यानी इस मिसाल पे आ जाएं आप, तो इधर पहले दिन ये क्या मिसाल है, इससे मिसाल में अगर वो कोड मैं चलाऊं तो इससे बना ये कि डी एस का मतलब है DS0 जमा 10 इज लेस देन डी वी इन्फिनिटी है कि नहीं है, तो 10 इज लेस देन इन्फिनिटी ट्रू है ना। तो जब ट्रू है तो अंदर कोड चलेगा, अंदर कोड क्या करेगा, वो डी वी की वैल्यू को अपडेट कर देगा किससे, 0 जमा 10 से, तो वो 10 हो गई, शुरू दिन 10 हो गई कि नहीं, हो गई। तो ये इस तरह से ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस, तो ये खैर ये मैंने आपको अभी समझा भी दिया हुआ है रिलैक्सेशन का प्रोसेस। अब एल्गोरिथम के अंदर इसलिए समझा रहा हूँ कि अब आपको कहाँ ये फिट हुआ है वो फिटिंग समझ आ जाए। और फिर आपने डिक्रीज की भी करना होगा ना, क्योंकि अब आपने जब इसको डी वी को छेड़ा है 10 को, तो ये वी वर्टेक्स जो था ये प्रायोरिटी क्यू में, मुझे क्या पता ये कहाँ था, ये वी वर्टेक्स प्रायोरिटी क्यू में शायद यहाँ था, लेकिन अब आपने इसको इन्फिनिटी से 10 कर दिया है, तो अब आपने इसकी डिक्रीज की करनी है कि नहीं, डी वी वैल्यू को इन्फिनिटी से 10 किया है कि नहीं, तो डिक्रीज की करेंगे तो ये परकुलेट आप होके यहाँ आना चाहिए कि नहीं। ये तो 0 है ना, ये 0 का मुकाबला तो नहीं कर सकता, ये तो 0 है, लेकिन ये परकुलेट आप होके कम अज कम यहाँ तो आएगा ना, इस वर्टेक्स को नीचे उतारेगा और ये इसकी पोजीशन अब यहाँ हो जाएगी। तो ये अब मेन हीप में ज़रा देख रहे हैं आप, ऊपर जा रहा है कि नहीं, ये आपकी वो ग्रीडीनेस अचीव हो रही है। अच्छा ये अब आपको जो है ना आगे इसकी वर्किंग है को मिसाल से भी समझाऊंगा आगे, तो और आपको समझ आएगी। और अब जब ये आपने कर लिया डिक्रीज की, तो फिर अब आपने इसकी प्रीडिसेसर में क्या रख दिया, यू, कि भाई साहब ये जिसकी वजह से अब मैं रिलैक्स हुआ हूं ना, जिसकी वजह से, तो उस नोड को नोट कर लो कि अपने प्रीडिसेसर में पॉइंटर में उस वर्टेक्स को रख लो, ये जिसकी वजह से मैं रिलैक्स हुआ हूं ना, ठीक है ना जी, तो उस वर्टेक्स को अपने पास नोट कर लो। और कल को अगर मैं किसी दूसरे की वजह से रिलैक्स हुआ तो फिर मैं उसको नोट कर लूंगा, तो ये प्रीडिसेसर का पॉइंटर मेरा अपडेट होता रहेगा, ये भी साथ साथ अपडेट होता रहेगा। और ये काम मैंने किसके लिए किया है, अब मैं इसको साफ करता हूँ दोबारा। अच्छा ये काम मैंने किसके लिए किया है, अभी ज़रा अभी मुझे जवाब दें। ये काम मैंने फॉर ईच वी, तो ये पहले एक्सट्रैक्ट मैंने एक वर्टेक्स किया ना, सोर्स किया, उसके लिए किया, और फिर हर ये जो इस यू की जितनी भी एडजेसेंट थी सबके लिए किया, सबके लिए रिलैक्सेशन चलाया मैंने, ठीक है, सही है ना जी। अच्छा अब जब ये चला लिया रिलैक्सेशन, यानी वो सोर्स के साथ जितने भी जुड़े हुए नो वर्टेक्स थे उन सबको रिलैक्स कर दिया, तो अब जब दोबारा कोड इधर आएगा तो प्रायोरिटी क्यू तो खाली तो नहीं है ना, तो अब एक्सट्रैक्ट मिन किसको करेगा, अब यहाँ आपको ग्रीडीनेस समझ आएगी। अब एक्सट्रैक्ट मिन किसको करेगा, ये इससे आगे जितने नोड हैं उनकी तो डी वैल्यूज अभी भी इन्फिनिटी ही होंगी ना, ये आगे जिसके साथ भी कनेक्ट है, लेकिन इनकी डी वैल्यूज क्या हो चुकी होंगी, इसकी 5 हो चुकी होगी, इसकी लेट से 8 होगी, इसकी 3 होगी। तो
अब मुझे बताएं जब प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं होगी तो एक्सट्रैक्ट मिन अब किसको करेगा? मिसाल अगर ये जना एक्स है और ये नोड वाई है और ये पी है तो कौन होगा अब एक्सट्रैक्ट मिन? रूट पे कौन आ चुका होगा इसके निकलने के बाद? पी। ये देख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये सबसे रूट पे आ चुका होगा, तो अब ये इसकी एडजेसेंसियां देखेगा। अब समझ आ रही है आपको? ये 3 क्यों था? क्योंकि इसके एज की वेट 3 था, इसका 8 था, इसका 5 था, इसलिए तो इसकी डी वैल्यू 5 आई थी, इसलिए तो इसकी डी वैल्यू 8 आई थी इसकी। तो अब ये इस एज को, इस एजम्पशन पे इस नोड को पहले प्रोसेस इसलिए कर रहा है कि इससे 3 आया है, तो उम्मीद है कि आगे भी छोटे छोटे अगर एज वाले आएंगे तो मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि इसके रास्ते के ज़रिए शॉर्टेस्ट पाथ्स मिलेंगे। लेकिन गारंटी नहीं है, वो बाद में अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो अगर उधर से मिलेंगे तो वो खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएंगी उधर से। और जैसे कि हुआ है इस मिसाल में भी हमने ये देखा है ना, ये जब शुरू में हमने कहा ये 10 मिला है, हम खुश हो गए, ओ जी 10 मिला है, लेकिन जब थोड़ी देर से बाद ये टी डिस्कवर हुआ और यू डिस्कवर हुआ और यू के ज़रिए जब वी डिस्कवर हुआ और हमें पता लगा ओ हो इसके ज़रिए से ये रिलैक्स मज़ीद हो सकता था। तो ये वही चक्कर है, ये एल्गोरिथम खुद ब खुद जनाब क्या करेगा, ये जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो एक्सट्रैक्ट मिन करेगा इसको, फिर इसकी एडजेसेंसियों के लिए रिलैक्सेशन करेगा, यानी इसकी आगे जितनी भी वर्टेक्सेस होंगे उनमें रिलैक्सेशन करेगा, फिर इसमें देखेगा कि इसमें 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 और ये दो भी अभी आपकी क्यू में 5 और 8 हो चुकी होंगी, इन सब में और इन दो में फिर जो मिनिमम होगा वो जो है ना रूट पे आ जाएगा, बैक एंड पे जो हीप बन रही है, तो उसको फिर एक्सट्रैक्ट मिन करके उसकी एडजेसेंसियाँ करेगा। और चलते 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 इस तरह एक वक्त आएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाएगी, हर वर्टेक्स की उसने एडजेसेंसीज को चेक कर लिया होगा और साथ ही साथ उसने जनाब रिलैक्सेशन भी सबकी करनी होगी। और सबसे जो आइडियल जिसकी जो वैल्यू जो मतलब सबसे जो मज़ीद जितना रिलैक्सेशन नहीं हो सकेगी बस वो वहाँ कि जनाब ये आपका एल्गोरिथम रुक जाएगा। अब ज़रा इस एल्गोरिथम की एक मिसाल से वर्किंग देख लेते हैं दोबारा, ठीक है, और एल्गोरिथम के एनालिसिस पे मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, मिसाल से पहले डाइजेस्टर शुरू में जैसे मैंने कहा कि नोट द सिमिलरिटी विद द प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स में भी मैंने आपको कहा था ना कि प्रिम्स भी एल्गोरिथम तो एक्सप्लेन मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि वहाँ ग्रीडीनेस आपकी कि बैक एंड पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ होती है, तो यहाँ पे भी जनाब प्रायोरिटी क्यू ही यूज़ हुई है, although different key is used here, लेकिन therefore the running time is the same। अच्छा, वो सेम ये क्या है, तो ये तो मैं अब एनालिसिस जो है ना जब करता हूँ आपके सामने तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट फिगर्स में वो कहता है कि डेमोन्स्ट्रेट द एल्गोरिथम अप्लाइड टू द डायरेक्टेड ग्राफ विद नो नेगेटिव एज वेट्स, जो कि शर्त है आपकी डाइजेस्टर्स की। अब ये देखें, आ जाएं, अब ये ग्राफ है, ये अनडिफाइंड का सिंबल ये देखें हर नोड के अंदर इसने लगाया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, ये पहला स्टेप है, फिर इसके बाद जो स्टेप होने के बाद जो स्टेटस बनेगा वो अगले डायग्राम में है। इस तरह चलते चलते हम आखिरी डायग्राम तक आएंगे। अच्छा, आप एल्गोरिथम को ज़हन में लाएं, शुरू में आपने इनिशियलाइजेशन में क्या कहा था, सोर्स से डिस्टेंस 0 डी वैल्यू सेट की थी, डी एस वैल्यू, तो ये देखें इसने डी एस की वैल्यू 0 सेट की। अच्छा, डी वैल्यूज ये अब उस गोले के अंदर दिखाएगा। अच्छा, हर जो वर्टेक्स है ना उसकी डी वैल्यू उसके वर्टेक्स के अंदर आपको दिखाएगा। अब ये जैसे ये अभी अनडिफाइन है तो ये अनडिफाइन ही है, इसकी डी वैल्यू अब चेंज हुई है तो ये अंदर दिखा रहा है। और ये जो प्रीडिसेसर पॉइंटर जहाँ है ना वो ये ब्लू, ये स्काई ब्लू पॉइंटर जो उल्टा डायरेक्शन में नज़र आ रहा है ना, जैसे यहाँ तो ये एरो इधर डायरेक्शन में नज़र आ रहा है ना, लेकिन इसके प्रीडिसेसर में यानी अगर ये इसकी वजह से शॉर्टेस्ट इसका डिस्कवर होगा, डी टी वैल्यू इसकी जो है ना डी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये किसकी वजह से हुई है, इस वर्टेक्स की जगह से, तो इस पॉइंटर की जगह प्रीडिसेसर में ये होगा, तो ये ब्लू में, ये देखें उल्टा एरो ब्लू में दिखा रहा है, तो ये ब्लू पॉइंटर्स, ये ब्लू जो है ना ये वो प्रीडिसेसर पॉइंटर की डायरेक्शन है कि जहाँ पे वो कह रहा है कि प्रीडिसेसर ऑफ वी में यू आ जाए, ये वो ब्लू से दिखाएगा, स्काई ब्लू से, ठीक है। और डी वैल्यूज जो अपडेट होके ये जो डी आ जाती हैं, ये अपडेट होके जो उसमें आ जाती हैं, ये वो उस गोले के अंदर वर्टेक्स के अंदर जो दिखा रहा है वैल्यू अपडेट करके वो ये है, ठीक है जी। तो अब आप इसको लेके उस एल्गोरिथम को चलाएं। तो अब इसको ज़रा सा मैं चलाता हूँ तो देखें साथ साथ।
देखें सबसे पहले ये डी वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, आपने इसको जब एक्सट्रैक्ट किया मिन वो इनर लूप में, तो सबसे पहले आपने इसकी एडजेसेंसियाँ निकाली फॉर ईच एडजेसेंसी ऑफ दिस। इसकी एडजेसेंसी में सिर्फ ये दो ही वर्टेक्स है ना, एक ये है और एक ये है। अच्छा, इसकी जब आपने D0 यानी डी वैल्यू जमा वेट ऑफ दिस, तो 0 + 7 इज लेस देन इन्फिनिटी हुआ ना, इधर ट्रू हुआ। तो आपने इसको रिलैक्स कर किया ना, फिर रिलैक्सेशन का कोड कॉल होगा। रिलैक्सेशन के कोड को जब कॉल किया तो वो अपडेट करके इसकी वैल्यू को क्या कर देगा 7, और इसकी प्रीडिसेसर में क्या आ जाएगा ये। तो ये देखें इस डायग्राम में ये हुआ है कि नहीं, 7 अपडेट हो गया और वो स्काई ब्लू में उसने प्रीडिसेसर में इसके ये रख दिया। ठीक है जी। अच्छा, यही काम फिर इसके लिए भी होगा कि 0 डी वैल्यू जमा 2 इज लेस देन इन्फिनिटी ट्रू। तो इसने इसको रिप्लेस किया 2 से और इसके प्रीडिसेसर में ये आया। तो ये देखें ये काम जो उधर लूप में हुआ है वो इधर शो हो गया। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। ठीक है ना जी। अब ये इसकी जो है ना एडजेसेंसी पूरी हो गई, लिहाजा ये एक्सट्रैक्ट में निकल गया। अच्छा, अब प्रायोरिटी क्यू में आप किसको प्रोसेस करेंगे? अब आप क्या है खुद जवाब मुझे देंगे। प्रायोरिटी क्यू में आप देखें ना, सबसे पहले एस था ना टॉप पे 0, फिर उसके बाद जो है ना प्रायोरिटी क्यू में 2 होगा, 7 होगा, फिर एक अनडिफाइंड होगा और एक अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसमें 5 ही नोड्स हैं तो 5 ही नोड है। तो अब 0 जब यहाँ से निकलेगा डिलीट तो रूट 2 बनेगा ना मेन हीप में। तो 2 का मतलब है अब नेक्स्ट अल्ट्रेशन में फॉर लूप की किसको आप प्रोसेस करेंगे? इसको। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें हम इसको डील करेंगे। ठीक है ना जी। ये देखें जी, देखें जी, ये देखें पिछली डायग्राम में हम यहाँ तक प्रोसेसिंग कर आए थे, ये और ये हो गए। अब इसने देखें इसको प्रोसेस कर चुका है तो ये ब्लू कर दिया। अब ये इसने 2 को प्रोसेसिंग की है। अब 2 के एडजेसेंसियाँ देखें, 2 के एडजेसेंसी में एक 7 ये एक एरो जा रहा है, एक एरो ये जा रहा है, एक एरो ये जा रहा है। तीनों को भी ज़रा चलाएं, रिलैक्सेशन प्रोसेस चलेगा कि नहीं, ज़रा बारी बारी देखते हैं। पहले इधर देखें फिर मैं वहाँ देखता हूँ। हाँ जी, डी वैल्यू इसकी 2 + 3 5 इज लेस देन 7। हाँ ट्रू है। तो आप इसकी डी वैल्यू को 7 से अपडेट करके 5 करेंगे, किया, और इसकी प्रीडिसेसर में अब ये लाएंगे। ये देखें आपने इसको 2 + 3 5 अपडेट किया और प्रीडिसेसर पॉइंटर पहले यहाँ इसके वजह इसने कहा था मेरा शॉर्टेस्ट इसके ज़रिए है ना, इसलिए इसने ये स्काई ब्लू पॉइंटर इधर खड़ा किया था। अब कह रहा है कि नहीं, मेरा शॉर्टेस्ट अब इसके ज़रिए है, नया पाथ डिस्कवर हो गया है ये 2 + 3 5। तो अब इसने प्रीडिसेसर ये लगाया और इसको अपने प्रीडिसेसर का पता है ये। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में इससे आपने अगर सोर्स तक आना है तो वो ये है पाथ है, सोर्स फिक्स, इससे इसका शॉर्टेस्ट ये, इससे इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये, बाकियों का भी अब आप निकाल के देगा ये आपको। अच्छा, अब 2 + 8 10 इज लेस देन इन्फिनिटी। हाँ जी, तो ये देखें 10 इसने अपडेट किया और प्रीडिसेसर में ये आ गया जनाब, ये आ गया। अच्छा जी, 2 + 5 इज लेस देन इन्फिनिटी 7, यस ट्रू। तो ये जनाब आपको ये जो 3 काम हुए ये मिल गया, हो गया जी। अच्छा, अब प्रायोरिटी क्यू में स्टेटस क्या हुआ, कौन अब अगले प्रोसेस, ये भी इसकी प्रोसेसिंग भी हो गई, इसकी भी हो गई। हाँ जी, अब किसकी होगी प्रायोरिटी क्यू में? रूट में इन तीनों में कौन आ चुका होगा? ये अब आएगा। अब इसकी प्रोसेसिंग आप करेंगे। चलें जी, अब इसको करें नेक्स्ट। हाँ जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको करें। जब इसकी करेंगे तो अब इससे देखें एक एरो ये जा रहा है, एक एरो ये जा रहा है। हाँ जी, 5 + 1 6 इज लेस देन 10, यस। तो इसने अपडेट किया देखें, और इसने कहा ये कि भाई ये तुम्हारा पुराना जो प्रीडिसेसर इसके ज़रिए तुम्हारा, तुमने कहा था ना मेरा शॉर्टेस्ट बनता है, तो ये गलत है, तुम्हारा शॉर्टेस्ट इसके ज़रिए बनता है। तो इसने शहर अपडेट किया कि मेरा शॉर्टेस्ट इस शहर के ज़रिए है। तो इसने अपने प्रीडिसेसर पॉइंटर में ये रखा और इसने ऑलरेडी ये रखा हुआ है
और इसने ऑलरेडी ये रखा हुआ है। तो अब तक तुम्हें पता लग गया कि इस शहर से इस शहर तक का शॉर्टेस्ट वाया दिस है, इस शहर से इस शहर का शॉर्टेस्ट पाथ वाया दिस है, क्योंकि तुम्हें पाथ मिल गया हुआ है, वाया प्रीडिसेसर पॉइंटर्स तुम्हें मिल गया। और अब आए जी इसका दूसरा एज जो था 5 + 2 7, 7 इज लेस देन 2, नहीं, तो आपने इसको रिलैक्स नहीं किया, वो एज नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कम है। ठीक है ना जी, तो ये भी जनाब हो गया। अब आए जी ये तीनों हो गए प्रोसेस। अब इन दोनों में टॉप पर कौन आएगा, ये आएगा। अब इसको प्रोसेस करें आगे जी। हाँ जी 6 ये हो गया। हाँ जी 6 के साथ एक ही एज जा रहा है, तो 6 + 5 11 इज लेस देन 7, नहीं, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, तो वो वैसी का वैसी है। बात समझ आ गई। और अब आ गया प्रायोरिटी क्यू टॉप पे फाइनली कौन, 7। तो 7 से जनाब एक ही एज जा रहा था, किसकी तरफ, ये इसकी तरफ। तो 7 + 4 11 इज लेस देन 6, नो, लिहाजा नो फर्दर रिलैक्सेशन इन दिस ग्राफ। तो अब मुझे बताएं कि ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आपका पूरा नहीं हो गया। आप मुझे बताएं ना, इस सोर्स से मैं अगर आपसे पूछूं कि इस का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताएं वाया कौन कौन है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल बताता हूँ। देखें इसका कहता है कि इसका मैंने जाना है, अगर तो मैंने जाना है तो मेरा इसका इस शहर से शॉर्टेस्ट ये है, फिर इससे इसका जाने का शॉर्टेस्ट ये है, इसका इससे ये है, और ये ही इस तरह है। इसको अपने इस शहर का शॉर्टेस्ट अगर इस सोर्स के निकालना है तो कहेगा अपना प्रीडिसेसर बताओ, कहता है मेरे प्रीडिसेसर में ये है। इससे कहता है तुम्हारा प्रीडिसेसर, कहता है ये है, ये कहता है इसके प्रीडिसेसर ये है, बस कहता है यही मेरा शॉर्टेस्ट है। इससे पूछता है हाँ जी तुम्हारा इस सोर्स से शॉर्टेस्ट कौन सा है, कहता है मेरा प्रीडिसेसर में ये है, तो फिर इस शहर के जरिए होगा। इससे कहता है तुम्हारा, कहता है ये प्रीडिसेसर, कहता है बस ये, बस कहता है यही शॉर्टेस्ट है ना तुम्हारा। इससे पूछता है जी, कहता है जी मेरे प्रीडिसेसर में ये है, कहता है अच्छा ये तुम्हारे में ये है, कहता है वो यही है ना शॉर्टेस्ट। तो आप मुझे बताएं ना, सोर्स फिक्स है और बाकी तमाम जो बकिया नोड्स हैं उन तमाम से शॉर्टेस्ट पाथ आपको इस सोर्स तक का इस ग्राफ इस एल्गोरिथम ने दे दिया है कि नहीं। किस तरह दिया है, बाय रिपीटेड रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है जी। अब आ जाए जी आपके एनालिसिस पे। तो अब एनालिसिस आप खुद कर लेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि अब आप एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं। तो अब इस कोड को एक नज़र देख लेते हैं दोबारा। तो अब इसमें एनालिसिस आपके लिए आसान हो जाएगा। एनालिसिस के लिए देखें जी, कहता है द कॉल टू बिल्ड हीप टेक्स ऑर्डर एंड टाइम। आपने जो हीप बनाया ना, बिल्ड हीप किया है, हाँ जी किधर किया बिल्ड हीप, क्योंकि जनाब आपने ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है ना, इसमें जब प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे थे एक एक, तो आप बिल्ड हीप कर रहे थे कि नहीं। ये तो इंसर्ट करना हीप में, एक एक नोड डाली जाना डाली जाना डाली जाना, तो हीप बना रहे हैं ना, बिल्ड हीप किए जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा फिर each of n-1 calls to heapify takes order log of n times। तो एक एक जब हीपिफाई जो है ना वो कितना टाइम लेता है, log of n टाइम्स लेता है, n-1 टाइम्स। अच्छा n-1 कॉल्स क्यों है, क्योंकि आप वो तो मैंने हीप में भी आपको बताया था कि आखिरी जो आप डिलीशन करते हैं हीप से, उसमें आपको हीपिफाई कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है ना जी। तो आप जब ये जो एक्सट्रैक्ट मिन करते हैं, ये कहाँ है एक्सट्रैक्ट मिन, तो ये एक्सट्रैक्ट मिन आपको करना पड़ेगा ना। तो जाहिर बात है ना, जब तक क्यू खाली नहीं होती एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे। तो अगर आपकी ये हीप है ना CBT बेसिकली, तो ये एक्सट्रैक्ट मिन होगा, n वर्टिसेस होंगी ना इसमें। ठीक है, तो एक दफ़ा ये होगा, एक निकलेगा तो ये हीपिफाई चलेगा कि नहीं, जिग जैग होते हुए एक नया रूट आए, बादशाह सेलेक्ट होगा, तो आखिरी जो नोड निकलेगा उसके लिए तो नीचे इधर कोई हीपिफाई नहीं चलेगा। तो ईच ऑफ n-1 कॉल्स टू एक्सट्रैक्ट में जब डिलीशन करेंगे तो हीपिफाई जो है ना कॉल होगा। तो ईच ऑफ n-1 कॉल्स टू हीपिफाई टेक्स कितना टाइम, ऑर्डर ऑफ n log of n टाइम। तो आपका इसमें तो सिंपल, और तो इसमें आपका कोई ज़्यादा कोई मुसीबत ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि सारा काम तो यही है
क्योंकि अंदर तो बस फिर आप सिर्फ रिपीटेड रिलैक्सेशन का काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट मिन करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी उसकी एजेंसी चेक करो, तो उसकी एजेंसी में अगर तो वर्टेक्स जितने भी हैं अगर तो आपकी जो है ना उसके रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं करते बस। और तो कुछ उसमें मतलब उसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इनके टाइम से जना तो आपको जना कोई ज़्यादा कहीं बाहर ले जाए, बहुत एक्सीड करवा दे। तो असल टाइम बेसिकली आपका जो बिल्ड हीप और हीपिफाई का टाइम, जो आप जो एक्सट्रैक्ट मेन डिलीट करते हैं यानी हीप से जो आइटम्स, तो टोटल टाइम आपका क्या बना, ऑर्डर एन वो जो बिल्ड हीप का टाइम है जमा n-1 इंटू लॉग ऑफ एन आपकी हीपिफाई का टाइम। अब जब आप इसको खोलेंगे तो डोमिनेट कर रहा है कौन सा टाइम, ये वाला टाइम, क्योंकि n-1 इंटू लॉग ऑफ एन इज, जब इसको खोलेंगे तो इसमें n लॉग ऑफ एन की टर्म डोमिनेट करेगी n से भी। तो फाइनली आपका रनिंग टाइम जो है ना उसमें जो है ना जो हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल निकलेगा वो कौन सा होगा, n लॉग ऑफ n। तो लिहाजा योर रनिंग टाइम इज ऑर्डर ऑफ n लॉग ऑफ n। तो ये हुआ जनाब आपका एनालिसिस डाइजेस्टर्स एल्गोरिथम का। और n आपके बेसिकली यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है ना जी। n आपके यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखें आप यहाँ पे सोर्स ये v पे काम कर रहे हैं ना, फॉर ईच u v बिलोंग्स टू v, और उसके जना उसकी जना d वैल्यू को इन्फिनिटी अनडिफाइंड सेट कर रहे हैं, फिर उसको इंसर्ट कर रहे हैं, फिर उसी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी एजेंसी मालूम कर रहे हैं। तो आपका n बेसिकली यहाँ v है, ठीक है ना जी। तो इसी बुनियाद पे वो आगे यही कहता है कि ये इसकी सिमिलरिटी प्रिम्स है, ऑल्दो इट्स डिफरेंट। तो प्रिम्स भी यही कर रहा था। प्रिम्स अगर आप मेरी वो प्रिम्स वाली वीडियो जाके खोलें तो वहाँ भी मैं यही कह रहा था कि वो आस्ता आस्ता जब नोड आगे की डिस्कवर कर रहा था, तो जो छोटा नोड होता था एज के वेट का, उससे ऑनवर्ड में कनेक्ट करता था मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, एक एक जना लीफ ऐड करता था ट्री में। क्रूस्कॉल में अगर आप याद करें तो वो फॉरेस्ट बनाता था और प्रिम्स हम कहते थे कि एक एक लीफ ऐड करते थे वन बाय वन। वो मेरी वो वीडियो अगर आप खोल के देख लेंगे वो बातें आपको वहाँ समझ आ जाएंगी। और अगर आपने एल्गोरिथम समझना है तो मेरे जो पुरानी वीडियोस हैं जो लास्ट ईयर वाली रिकॉर्डेड हैं दूसरे फोल्डर में, तो उधर उसमें फिर एल्गोरिथम भी एक्सप्लेन्ड है, वो भी इसी तरह ही बैक एंड पे इसी तरह उसमें हीप यूज़ हुआ बाकायदा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है जी। तो बाल तो कहता है देयर फॉर द रनिंग टाइम इज सेम, तो ई लॉग ऑफ ई जो है वही टाइम रफली जो है ना इधर भी इसका होता है। ई और वी यानी ई और वी जब रफली आपकी ई और वी सेम हो ऑलमोस्ट, यानी जनाब जब ग्राफ में वी और ई जो है ना वो रफली सेम हो, तो फिर आप यहाँ पे वी लॉग ऑफ वी कह दें, ई लॉग ऑफ ई कहें, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना जी। तो ये सारी बातें वहाँ हमने वो जो है ना जहाँ पर मैंने आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम जहाँ कराया था वहाँ पे हमने ये बातें जो है डिस्कस की थी। तो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टर्स एल्गोरिथम। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें।